अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में जिसको मैं क्रिप्टो न्यूज़ बुलेटिन कहता हूँ, इसमें मैं आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन जो अपडेट्स होती हैं उनको एक न्यूज़ की सूरत में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और साथ मैं अपना एनालिसिस भी शेयर करता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि आज मैं आपको अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ। कुछ लोग मुझे फाइनेंशियल एडवाइज़र समझ के मेरे से पूछने की कोशिश करते हैं कि सर फ़लाँ करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, या फ़लाँ क्रिप्टो करेंसी कैसी है। तो मैं आपको अपना थोड़ा सा मुख्तसर सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। उसके बाद आपको एहसास होना चाहिए कि क्या मैं एक जर्नलिस्ट हूँ या एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। उस हिसाब से आप मेरे साथ मुझे ट्रीट किया करें। मेरा जो पिछला 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं मुख्तलिफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस हैं जैसे नुआइवक ग्रुप के साथ मैंने काम किया, दुनिया न्यूज़ के साथ किया, ARY के साथ किया, दिन न्यूज़ के साथ काम किया। तो मुख्तसर इन सारे ऑफिस में कहीं 3 साल, कहीं 4 साल, कहीं 5 साल, कहीं 1 साल, इस तरह मुख्तलिफ मीडिया सर्विसेज कर रहा था। 2018 में मैं नुआइवक ग्रुप के साथ अटैच था, उनका वक्त TV चैनल था, उसके एक डिपार्टमेंट का मैं हेड था। तो जैसे ही 2018 में खान साहब इक़्तिदार में आए तो खान साहब ने मीडिया की आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू कर दी। आर्म ट्विस्टिंग मैं ये नहीं कहूँगा कि मीडिया के साथ जुल्म ज़्यादती करना शुरू कर दी, गो के हो यही रहा था, लेकिन इससे पहले जो कुछ हो रहा था वो थोड़ा डिफरेंट था। इससे पहले जो हुक्मरान थे उनकी मीडिया के साथ साजबाज थी, सब चीज़ें लाइनें वगैरह सेट थी, वो पब्लिकली लोगों के इश्यूज़ को हाईलाइट भी करते थे, लेकिन जनरली इतना ज़्यादा हुक्मरानों को एक्सपोज नहीं करते थे जिस तरह के खान साहब को या उनकी गलतियों को आजकल मीडिया आपको एक्सपोज करता नज़र आ रहा है। मीडिया एक मैस कम्युनिकेशन होता है, जो मीडिया पे लोग सुनते हैं, लोग उसी की चुगाली करते हैं। वो सच है झूठ है ये चीज़ें बाद में देखी जाती हैं, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है मैस कम्युनिकेशन का वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर मीडिया खुश तो आप आसानी से हुक्मरानी कर सकते हैं। खैर अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 2018 में जब खान साहब इक़्तिदार में आए तो उस आर्म ट्विस्टिंग की वजह से जब इन्होंने मीडिया को कहा कि भाई अब अगर आप लोगों ने अपना मीडिया हाउस चलाना है तो गवर्नमेंट के खाते से आपको खर्चे नहीं जाएंगे, हाँ जो सरकारी कोटा है आपको एडवर्टाइजमेंट्स का वो मिलेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं तो आप अपने मीडिया हाउसेस को चलाएं, अदरवाइज बंद कर दें। मेरे पास तो मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, सरकारी मुलाजमीन को। तो उसका नतीजा ये निकला कि वक्त TV को बंद करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा और हम हो गए बेरोज़गार। अब खान साहब को वोट दिया था तब्दीली का नारा समझ के, अब पहला हादसा हुआ कि भाई खान साहब इक़्तिदार में आए तो हम बेरोज़गार हो गए। लेकिन उसके बाद साथ साथ चूँकि जर्नलिस्ट के पास कोई इंडस्ट्री नहीं होती, हम कोई अमीर घराने से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हमने साथ साथ अपना हाथ पाँव इस दौरान हम YouTube पे मैंने अपना एक सिलसिला शुरू किया रिपोर्टिंग वगैरह का, इल्म आलिम के नाम से। आजकल तो आपको क्रिप्टो के हवाले से सारी अपडेट्स मिलती है ना, स्टार्ट में ऐसा नहीं था, मैं अपनी रूटीन में रिपोर्टिंग वगैरह किया करता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि ऑडियंस जो है, एक दो मैंने न्यूज़ दी क्रिप्टो के हवाले से, मुझे लगा कि लोग मेरे से क्रिप्टो के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो फिर मेरा सारा फोकस जो है वो क्रिप्टो मार्केट की तरफ हो गया। तो दूसरा हादसा मुझे ऐसे लग रहा है कि अब सारी चीज़ें मेरी स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि क्रिप्टो मार्केट की वजह से जितना मैं मीडिया हाउसेस में कमा रहा था, इतने 8-10 साल मेहनत करके और फुल टाइम, इवन सम टाइम ऐसे होता था कि 12-12 घंटे ड्यूटी करना पड़ती थी, तो जितना मैंने इन सारे अरसे में कमाया उतना ये 2-3 सालों में क्रिप्टो मार्केट में इन्वॉल्वमेंट की वजह से, यहाँ से नॉलेज की वजह से मैंने उतना अर्न कर लिया। तो अब खान साहब जो जिस तरह के मुल्क में हालात पैदा कर रहे हैं क्रिप्टो कम्युनिटी के हवाले से, मैं भी इस कम्युनिटी का एक छोटा सा फ़र्द हूँ और एक छोटा सा अदना सा स्टूडेंट हूँ जो इस मार्केट को अभी तक समझने की कोशिश कर रहा है। जो मैं चीज़ें यहाँ से लर्न करता हूँ वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो अब ऐसा सीन बनता हुआ नज़र आ रहा है कि शायद ये जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसको शायद बैन करने की तरफ चले जाएं, और जो आप लोगों को, जैसे मैं हूँ, हम लोग जो आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को हरासा करने की तरफ ये जा रहा है। अगर ये ऐसा होगा तो मेरी नज़र में बहुत बड़ा ये सेटबैक होगा। मुल्की के जो पहले खान साहब की वजह से बेरोज़गारी का एक शौक मिला था, उसकी एक बाकायदा लॉजिक थी, उसकी समझ थी, इस वजह से खान साहब को बुरा भला नहीं सोचा था। लेकिन अगर इस तरह खान साहब इस कम्युनिटी का, इस इंडस्ट्री का गला घोंटने की कोशिश करेंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें दोबारा उसका शिकार होऊंगा, तो मेरी नज़र में ये खान साहब ज़्यादती करेंगे।
तो खैर आगे बढ़ते हैं। आज के अभी जो ये मैंने आपको मुख्तसर सा तारुफ करवा दिया ताकि आइंदा आपको इस चीज़ों को जेहन में रख के फिर आप मेरे से फाइनेंशियल एडवाइस लिया करें। एक मैं आगे बढ़ने से पहले देखें, मैं आज आपको वैसे तो पिछली सारी वीडियोस में आपके साथ मैं शेयर करता आ रहा हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान आप क्रिप्टो करेंसी को बैन करती है और आपको कहती है आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। आप ये VPN शिपीएन यूज़ करेंगे, ये इलीगल एक्टिविटी है, आपके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी। मैं भी करता हूँ तो मेरे ख़िलाफ़ भी होगी। लेकिन होगा क्या, करना क्या है? अगर हुकूमत पाकिस्तान ऐसा करेगी तो मेरे पास एज अ सिटीज़न ऑफ दिस पाकिस्तान, जैसे मेरे पास राइट है, आप लोगों के पास भी राइट है। आप अदालत से रजू कर सकते हैं, आप अदालत को कह सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं। आप जो पॉलिटिकल आपके नुमाइंदगान हैं, आप जिस एरिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि जिनको आपने वोट दिया है कि वो आपकी आवाज़ बने, वो असम्बली में जाके जहाँ कानून साजी होती है वहाँ पे आपकी आवाज़ में लाएँ। ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन जो इदारों ने और जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है, यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑफ दैट। तो मैं इस वजह से आपको कहना ये चाहता हूँ कि अगर पहले तो ऐसा जानना नहीं चाहिए और उसके चांसेस शायद ऐसे लग रहा है, कुछ अभी भी उम्मीद बाकी है कि मार्केट रेगुलेट ज़रूर होगी। क्यों होगी? क्योंकि कुछ इसके इश्यूज़ हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ को क्रिप्टो मार्केट के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, कमअक्ली की वजह से, मिसपरसेप्शन की वजह से। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं है, उन अगर हैं तो इस मार्केट को, इस न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को बैन करके उसको नहीं रोका जा सकता। अगर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप बाइनांस पे लोगों की एक्सेस ख़त्म कर देते हैं, इंटरनेट आप PTA जो है बाइनांस या इस तरह के एक्सचेंजेस पे आप एक्सेस लोगों की बंद कर देते हैं क्योंकि इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो क्या आप समझते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी? मैं नहीं समझता। लोग फिर भी VPN सर्विस के ज़रिए इस एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे। उनके यूज़र नेम, पासवर्ड, सब कुछ जो है बाइनांस पे वैसे का वैसे ही रहेगा। उनकी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो वैसे की वैसे ही रहेंगी, क्योंकि आपने सिर्फ उनको इंटरनेट एक्सेस बंद की है। बाइनांस के अकाउंट उनके आपने डिलीट नहीं करवाए, वहाँ से फंड्स वगैरह को कहीं मूव नहीं करवाया। तो ये काम अगर आप करेंगे तो एक्चुअली जो रियल जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए आप प्रॉब्लम पैदा करेंगे। जो इलीगल माइंड रखने वाले लोग हैं, जो नेगेटिव माइंड रखने वाले लोग हैं, वो ऑलरेडी रास्ते भी जानते हैं कि अगर ये काम हो जाए तो हमने किस तरह ये इलीगल एक्टिविटी करनी है। इसका सल्यूशन बैन नहीं है। मैं इस वीडियो में बार बार रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ, अगर आप वाकयातन इस मार्केट के अंदर से बुरे जो अवामल हैं या बुरे फैक्टर्स हैं उनका रास्ता बंद करना चाहते हैं, तो इसका एक ही सल्यूशन है, इस मार्केट को रेगुलेट करें। आप, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको रेगुलेट करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर आप मार्केट रेगुलेट करने का मतलब क्या है, ये मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करता हूं, ये ज़रा देखिएगा। बाइनांस वाज ऑन रिसीविंग, ये थाईलैंड के साथ बाइनांस ने अभी एक एग्रीमेंट किया है। सेम जो सिचुएशन इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की है, यहाँ की जो इदारे हैं उनको मुख्तलिफ कंप्लेंट्स मिल रही थी कि ये फ़लाँ जो वेबसाइट है, ये फ़लाँ करेंसी है, उसने स्कैम किया है। हालांकि ये जिस स्कैम को FIA बुनियाद बना के क्रिप्टो करेंसी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उनका तल्लुक बराह रास्त क्रिप्टो मार्केट के साथ था ही नहीं। वो एक ब्रोकरेज था। कोई भी, जैसे आप शेयर्स वगैरह बाय करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो आप बराह रास्त जो है किसी कंपनी के शेयर बाय नहीं करते, बल्कि आप किसी ब्रोकर के ज़रिए करते हैं। इसी तरह अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, करेंसी का लेन देन करते हैं, उसमें आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो आप बराह रास्त करेंसी बाय ट्रेडिंग नहीं करते, बल्कि किसी ना किसी ब्रोकर के ज़रिए करते हैं। इसी तरह ये ST Fox या इस तरह के जो स्कैमर्स हैं जिन्होंने स्कैम किया पाकिस्तानियों के साथ, ये एक ब्रोकरेज थे। अब उन ब्रोकरेज के झांसे में कौन लोग फंसे हैं? जो लालची लोग फंसे हैं। वो कैसे? वो कहते थे जी कि आप हमारे वेबसाइट पे अकाउंट ओपन करें, हम आपको खुद बताएंगे कि ये फ़लाँ करेंसी में आप ट्रेडिंग करें, हम ट्रेडिंग सिग्नल आपको देंगे, और अगर आपका सिग्नल पॉजिटिव जाएगा तो उसका जितना प्रॉफिट होगा उसमें से इतने % हम ले लेंगे, अगर नुकसान होगा तो हम आपको कोई चार्ज नहीं करेंगे, वो तो नुकसान उसी का। लेकिन नुकसान होता नहीं था। उसकी वजह क्या थी कि वो प्लेटफॉर्म जानबूझ के खुद ही मखसूस क्रिप्टो करेंसी के चार्ट भी उन्होंने खुद बनाए हुए थे। सारी ये ब्रोकरेज सिस्टम था। जो मैं कहूँगा जो मासूम लोग थे या लालची लोग थे, मुझे कहने दें बड़ी माजरत के साथ अगर किसी को तकलीफ हुई है उस नुकसान की वजह से, लालच करने की वजह से, बावजूद इसके कि आपको नहीं समझ आ रही कि ये जो बंदा आपको खुद सिग्नल दे के ट्रेडिंग करवा रहा है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, पहले नंबर पे तो आपको यही सेंस होनी चाहिए कि ये मार्केट मैनिपुलेशन है, ये गैर इखलाकी हरकत है।
अगर कोई रियल भी आज भी अगर बाइनांस कहे जी कि ये फलांग बिटकॉइन जो है इतने बजे बाय कर ले, इतने बजे सेल आउट कर दें, मैं आपको फ्री सिग्नल दूंगा, तो ये एक्चुअली बाइनांस मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये गैर इखलाकी हरकत है, ये फाइनेंशियली इलीगल एक्टिविटी है। तो जब ये सारे लोग इन्वॉल्व थे उसमें, इस लालच में कि यार ये हमें यहाँ पैसे, ये फलां बंदे ने इन्वेस्ट किया, 1 माह के अंदर उसने 3 गुना प्रॉफिट निकाल लिया, तो इस लालच में लोग खुद फंसे हैं। एक तो लालच का अंजाम जो है वो बुरा, दूसरा ये क्रिप्टो करेंसी के साथ नहीं है। ये हमारे जो FIA के इदारों में बैठे लोग हैं उनको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि सही रियल में जब तक आप मर्ज की तशखीस नहीं करेंगे, उसकी शनाख्त नहीं करेंगे, उसका इलाज मुमकिन नहीं है। खैर मैं आता हूँ, ये थाईलैंड में भी सेम इसी तरह सिचुएशन थी। थाईलैंड पिछले साल जुलाई में बहुत ज़्यादा उनके जो इन्वेस्टिगेशंस इदारे थे उनको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आना शुरू हुई। उन्होंने थाईलैंड ने बाइनांस के जो ऑपरेशंस हैं उनको बंद करने की तरफ गए। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बाइनांस के खिलाफ करनी शुरू कर दी। द SEC स्टेटेड दैट बाइनांस इग्नोर वार्निंग। फिर उनकी जो SEC है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ थाईलैंड, उन्होंने बाइनांस को बहुत से जो है वो वार्निंग्स वगैरह दी कि भाई आपके प्लेटफॉर्म के जरिए इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इन्होंने तो अभी पहला नोटिफिकेशन बाइनांस को दिया ना, हमजा खान को, जो हमारी साइबर क्राइम है सिंध की, पहला नोटिफिकेशन दिया और बाइनांस का जो मालिक है उसने कहा है जी हम फुल कोऑपरेट करने की जरूरत। आप एक बार इन एक्सचेंजेस को नोटिस तो भेज के देखें, आप जैसा कहेंगे ये वैसे ही करेंगे। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क ग्लोबल अडॉप्शन के इंडेक्स में देखा जाए, जहां सबसे ज्यादा लोग क्रिप्टो को अडॉप्ट करते हैं। जो SECP के जो चेयरमैन है हमारे फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है कि पाकिस्तानियों का $20 अरब क्रिप्टो करेंसी के अंदर है, तो लोग ये समझना शुरू हो गए कि शायद ये $20 अरब पाकिस्तानियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। क्रिप्टो करेंसीज जो है ये एक एसेट है, डिजिटल एसेट। ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि आप यहां से पैसा एक मुल्क से निकाल के दूसरे मुल्क में ले जाए। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एसेट बाइंग है, क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट है। फर्क सिर्फ ये है कि अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई आप गाड़ी लेके गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट अपनी पार्क करते हैं, या किसी और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन एसेट्स को बाय करते हैं, तो उनका और क्रिप्टो करेंसी का फर्क यह है कि इनका कोई ऑनर है। आज डिफेंस में आप कोई घर लेते हैं, कोई 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, आप उसके अगर मालिक होते हैं तो जाहिर बात है उसका पीछे कोई ना कोई तो मालिक होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा है कि इसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल बॉडी नहीं है। जिसके पास फंड्स हैं वो उसका ऑनर है, इंडिविजुअल उसका ऑनर है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। आप इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। जो FPCCI के चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया, लोग उसको गलत समझ रहे हैं। शायद हुकूमत ये समझ रही है कि शायद $20 अरब जो है वो मुल्क से बाहर निकल गया। जिस बंदे ने $20 अरब की क्रिप्टो करेंसीज बाय की हैं, वो किधर ले जाएगा? वो तो उसके अपने पर्सनल वॉलेट में है। और वो जब भी कैश आउट करवाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल $20 अरब का किसी ने बिटकॉइन बाय किया है, तो वो बिटकॉइन पड़ा हुआ है, उसकी कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है। और जब कभी भी वो सेल आउट करेगा, मेरे दोस्तों भाइयों, वो पाकिस्तानी करेंसी में करेगा, अगर उसने पाकिस्तान में रहना है तो ये सारी चीजें हैं। इसको मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं। अगर आपने पाकिस्तानियों को कोई सहूलत देनी है, मैं समझता हूं हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है। हुकूमत चाहती है कि अपनी अवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ दे और इस तरह का इन्वायरमेंट पैदा करे कि जिसमें उसकी अवाम जो है वो प्रॉस्पर हो, वो फले फूले, वो तरक्की करे। प्रॉस्पेरिटी चाहती है गवर्नमेंट जो है, साथ उनकी सेफ्टी चाहती है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन अब सेफ्टी के चक्कर में उसकी जो इनोवेशंस हैं, उसकी जो प्रॉस्पेरिटी, आपको ये एहसास नहीं हो रहा, आप उनकी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर पांव रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो थ्राइव होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के जरिए। मैं तो ये कहता हूं ये इंडस्ट्री ना सिर्फ आवाम को फायदा देगी, हमारी गवर्नेंस सिस्टम, ये मैं आपको ये पाकिस्तान के, ये मेरी आवाज ना सुने, आप सदर पाकिस्तान की आवाज डॉक्टर आरफ अलवी, पाकिस्तान प्रेसिडेंट, कॉल फॉर मोर ट्रेनिंग इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उन्होंने बिटकॉइन सतोशी वर्जन के जो एडवोकेट है जिमी नागियान, ये मुझे सॉरी अगर सही नहीं मैं प्रोनाउंस कर रहा, तो उनको कहा है कि पाकिस्तान में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें मजीद ट्रेनिंग की फैसिलिटी दी जाए पाकिस्तानियों को। तो हमारे सदर पाकिस्तान इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझते हैं। हमारे वफाकी वजीर शिबली फराज साहब ने पिछले दिनों कहा है कि क्रिप्टो मार्केट खसूसन इन एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना चाहिए।
तो आप रेगुलेशंस की तरफ जाएं, इन एक्सचेंजेस से अपना पैसिव इनकम जनरेट करें, इनको कहें। और ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे FPCCI ने कहा कि 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने की है, जो कि मैं समझता हूँ कम है, कई गुना ज़्यादा है। इनसे कहें कि जब कभी भी आपने प्रॉफिट कैश आउट करवाना है, उस पर कैपिटल गेन टैक्स दें, इनसे भी टैक्स लें, एक्सचेंजेस से भी टैक्स ले, अवाम से भी टैक्स ले। और जो अवाम कारी होगी, जो एक्सचेंजेस कारी होंगी, अगर वो SECP से लाइसेंस लेके कारी होंगी, सारी चीज़ों को एक्सेस करना इन्वेस्टिगेशंस के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो इससे क्राइम में कमी आएगी। क्राइम इससे ख़त्म तो आप नहीं कर सकते, लेकिन क्राइम में कमी लाजमी आएगी। हाँ, अगर आप क्रिप्टो करेंसी बैन करने की तरफ जाएंगे तो जो सही काम करने वाले लोग हैं, जो अपना बेनिफिट इसमें से निकालते हैं, उनका आप रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। जबकि इलीगल एक्टिविटीज़ जो है वो सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, वो हर मार्केट के अंदर आपको नज़र आती है। तो खुदारा होश के नाखुन लें, मैं तो आपसे यही इस्तदा करना हूँ। चलें मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जैक मेलर है, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था अर्जेंटीना जैसे हमारे यहाँ पैसा कितने गुना गिर गया है, इसी तरह अर्जेंटीना का जो पैसो है वो भी, उनकी करेंसी भी बहुत ज़्यादा गिर गई थी। अब उन्होंने ये जो स्ट्राइक कंपनी के मालिक हैं जैक मेलर, इन्होंने वहाँ पे अपने स्ट्राइक कंपनी के ज़रिए उनको बिटकॉइन जैसे एल सल्वाडोर में उन्होंने करने की कोशिश की, अब अर्जेंटीना में करने की कोशिश की है। अब उन्होंने जो वहाँ पे सारा अपना सेटअप किया स्ट्राइक एप्लीकेशन, इस वक्त अर्जेंटीना में, ये मैं इस वजह से मेरे दोस्तों भाइयों कह रहा हूँ, जो हमारे यहाँ हुक्मरानों को लग रहा है ना कि शायद ये क्रिप्टो कम्युनिटी बड़ी छोटी है, ये तो ऐसे ही बस जो मुफाद परस्त लोग हैं लालच में आके तो दूसरों को, ऐसा नहीं है। आप एक बार अवामी सर्वे करवा के देखें। ये अर्जेंटीना में एल सल्वाडोर में बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया गया था। उनकी टोटल जो पॉपुलेशन है वो 65 लाख उनकी आबादी है, उसमें से 50 लाख लोग जो है वो बिटकॉइन का एप्लीकेशन यूज करते हैं। ये एक हफ्ता मेरा ख्याल हुआ अर्जेंटीना में, इन्होंने स्ट्राइक कंपनी ने वहां पे बिटकॉइन एप्लीकेशन इनको सेटअप करके दिया है। एक हफ्ते के अंदर अंदर जो जितने एप्लीकेशन है अर्जेंटीना के अंदर, नंबर 1 उनका एप्लीकेशन आ रहा है। 5वें नंबर पे फाइनेंशियल ऐप, अर्जेंटीना के जो फाइनेंशियल ऐप्स है उनमें 5वें नंबर पे आ रहा है, जबकि ओवरऑल जो रैंकिंग है अर्जेंटीना के एप्लीकेशन में 36वें नंबर पे आ रहा है। एक बार इसी तरह का सर्वे आप पाकिस्तान में भी करवा के देखें, आपको पता चलेगा कि अवाम जो है, आप समझते हैं कि अवाम को कुछ नहीं पता। अवाम दुनिया में, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा, पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जहां लोग क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादातर लोग स्पेकुलेशन से इंस्पायर होकर कर रहे हैं, लेकिन जब एक बार एंट्री करवाएंगे, लोग इससे छोटी मोटी मिस्टेक करके लर्न करेंगे, मैच्योर होंगे, तो ये रियल जो यूज़ केस है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप इसके लॉन्ग टर्म जो विजन है उस पर नज़र रखें खान साहब। हमें आप पे बहुत सी तवक्कुआत हैं। अच्छा, आगे में बढ़ने से पहले ये मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये समीप सिंघानिया है। जैसे आपको पता है कि पॉलीगॉन जो है, जो इथीरियम का सबसे पॉपुलर लेयर 2 सोल्यूशन है, वो भी एक इंडियन प्रोजेक्ट है और मेरा ख्याल है दुनिया की 15वीं बड़ी क्रिप्टो करेंसी है वो। इंडिया में टेक्नोलॉजी कहाँ के कहाँ जा रही है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज इंडिया को नहीं है? क्या ये सारे कंसर्न जो इलीगल एक्टिविटीज़ वाले कंसर्न हैं, जो अब पाकिस्तानी हुक्मरानों का है, हमारे इदारों का है, क्या यही कंसर्न इंडिया के नहीं है? वो क्यों इस वहाँ पे टेक्नोलॉजी क्यों थ्राइव कर रही है? क्योंकि वहाँ पे इतना ब्लेटेंट जो है एक्शंस नहीं लिए जाते, इस तरह फंड नहीं क्रिएट किया जाता मार्केट में। ये बंदा मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। एक साइड पे तो आपको वो नज़र आता है ना, इथीरियम का दूसरा बड़ा, पहला बड़ा लेयर 2 सोल्यूशन, सबसे पॉपुलर लेयर 2 सोल्यूशन है इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। और ये जो है, इस बंदे ने देखा कि यार ये पोटेंशियल है इथीरियम के ऊपर, जो डेक्सेस हैं जैसे कि यूनिस्वाप है, उस पर ट्रांजैक्शन फीस का बहुत ज़्यादा इशू है, तो उसका सोल्यूशन इसने मार्केट में पेश किया। इसने अपना एक्सचेंज लॉन्च किया डेक्स क्विक स्वाप के नाम पे, और उसने जो पॉलीगॉन इंडियन का दूसरा प्रोजेक्ट, जो इंडियन का प्रोजेक्ट है पॉलीगॉन के ऊपर, उसने डेक्स लॉन्च किया। आज ये मेरे दोस्तों भाइयों इतना स्ट्रॉन्ग ये डेक्स है कि इसके ऊपर डेली की ऑलमोस्ट $70 मिलियन की डेली की डेक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं वॉल्यूम की। ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो अगर आप एक बार पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटी दें कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लर्न करें, अगर वो लर्न करेंगे तो ना सिर्फ वो यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करेंगे बल्कि हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और ये मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टैक कंपनी जो बिटकॉइन के ऊपर लेयर 2 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली है, स्टैक्स कंपनी, उनके मालिक हैं डॉक्टर मुनीब।
इन्होंने यानी बिटकॉइन के ऊपर एनएफटीज डीफाई टोकन्स वगैरह लॉन्च करने वाले, ये कनाडा में बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तानी है। व्हाई ही इज नॉट इन पाकिस्तान? क्यों नहीं वो पाकिस्तान का नाम यूज करता? क्योंकि यहां आप इस तरह का माहौल पैदा नहीं करें। आप यहां पे इस तरह का माहौल पैदा करें, पाकिस्तानी क्यों इस मुल्क का नाम नहीं रोशन करेंगे? आप एक बार करके तो देखें। मतलब ये ओवरनाइट नहीं होगा, आहिस्ता 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 एक आपको एक वक्त आएगा कि आपको जैसे बड़े बड़े जो फिनटेक कंपनीज हैं दुनिया की, वहां पे पाकिस्तानी भी अच्छी पोजीशन पे आपको सर्व करते नजर आएंगे। सिर्फ हमारे हुक्मरानों को ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करना चाहिए। अच्छा जी, ये लास्ट में सिर्फ मेरा ख्याल बुलेटिन काफी लंबा हो गया होगा। ये अल्ट्रासाउंड मनी है, ये इथीरियम की बर्निंग से मुतल्लक ये न्यूज़ मैंने शेयर इस वजह से करनी है क्योंकि बीएनबी जो है वो मुसलसल उसने अपनी फिर दोबारा बर्निंग की है। बीएनबी और पॉलीगॉन ने भी की है। पॉलीगॉन ने जो इप 1559 इथीरियम पे लास्ट ईयर अगस्त में किया था, जिसके बाद इथीरियम जो है हर ट्रांजैक्शन के बाद उसकी बर्निंग होना शुरू हो गई है। इसका मतलब यह है, इंटरेस्टिंगली आप देखें कि हर साल बाद एक साल के अंदर इथीरियम की जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऑलमोस्ट 1% है। 1% एक साल के अंदर इथीरियम के अंदर कैपिटल कितना आएगा, यानी उसकी डिमांड कितनी बढ़ेगी जबकि उसकी सप्लाई कितनी बढ़ेगी, सिर्फ 1%। तो आप इमेजिन करें कि एक साल बाद इथीरियम की प्राइस कहां तक जाएगी। और इसी तरह अगर आप बीएनबी की बात करें तो बीएनबी की प्राइस इस वक्त तीसरा बड़ा क्रिप्टो करेंसी है। ये अपने जो है इन्होंने कहा है कि जितनी इनकी टोटल सप्लाई है, मेरा ख्याल है 200 मिलियन इनके टोटल टोकन है बीएनबी के, जिसमें से हाफ उन्होंने बर्न कर देने और हाफ बाज जाने हैं। इसका मतलब यह है कि पीछे जितना भी सरमाया है वो या तो उसमें इजाफा होगा, जबकि सप्लाई उधर से कम होगी तो बीएनबी की प्राइस जो है ओवर द टाइम मजीद इंक्रीज होगी। इसी तरह का सेम फीचर पॉलीगॉन के अंदर भी है, तो इसका मतलब है पॉलीगॉन की प्राइस भी जो है इंक्रीज होएगी। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेरा बुलेटिन ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो इसको मैं कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा। आप मजीद इसमें क्वेश्चन वगैरह ऐड कर दीजिएगा तो इंशाल्लाह इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।